जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। संविधान सभा की आधिकारिक मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो दोस्तों संविधान सभा की जो आधिकारिक मांग थी सर्वप्रथम की गई थी 1934 में, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वैसे सर्वप्रथम मांग 1895 में की गई थी, लेकिन जो आधिकारिक मांग की गई थी ये मौखिक मांग थी। जो सर्वप्रथम आधिकारिक लिखित मांग की गई थी वो 1934 में की गई थी। और अगर पूछा जाए किसने की थी तो याद रखना एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय जी के द्वारा क्या की गई थी? सर्वप्रथम संविधान की आधिकारिक मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन कब हुआ था? तो दोस्तों जो संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था 2 जुलाई 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री थे। जो भारत में अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री थे वो कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? जॉन मथाई अंतरिम सरकार में प्रथम उद्योग मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का विभाजन किसके तहत किया गया? भारतीय संविधान सभा का विभाजन किसके तहत किया गया था? तो दोस्तों जो संविधान सभा का विभाजन किया गया था वो डिक्की वर्ड योजना के तहत किया गया था। और जो गठन था वो कैबिनेट योजना के द्वारा किया गया था। दो अलग अलग क्वेश्चन है। संविधान सभा का विभाजन पूछे तो डिक्की वर्ड योजना के तहत, और संविधान सभा का गठन पूछे तो कैबिनेट योजना के तहत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है किस देश से ग्रहण की गई है? ठीक है, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर पूछा जाए तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। और जो ये अधिकार है किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये ग्रहण किया गया है कहाँ से? आयरिश संविधान से या आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? जो संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश से ग्रहण की गई है? प्रस्तावना को नहीं, प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना जो संविधान की प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है प्रस्तावना की भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होते समय अनुसूचियों की संख्या थी। तो दोस्तों जो हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है उससे प्रेरित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 है। और अनुच्छेद 1 में क्या है लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत। क्या अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है तो अनुच्छेद 1 के अनुसार है, ठीक है। जिसमें संविधान में नाम दिया गया है इंडिया नाम से प्रेरित, इंडिया नाम का प्रयोग किया गया। जितने भी विदेशी समझौते होते हैं वो किस नाम से होते हैं? इंडिया नाम से किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होते समय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है, यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय जो भारतीय राज्य थे उन राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों संविधान लागू होते समय जो भारतीय राज्यों को बांटा गया था कितने भागों में? 4 भागों में, 4 कैटेगरी में बांटा गया था, A, B, C और D, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है अगर ये पूछा जाए? क्योंकि इसी दिन को क्या थे? जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी क्या आए थे? पहली बार भारत
आए थे। ठीक है, इसीलिए उनके आगमन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भारत की नागरिकता है वो कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। तो दोस्तों जो भारत की नागरिकता है 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रकार, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारत की जो नागरिकता है किस प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 5 प्रकार आपको पता होने जरूरी हैं। कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और अर्जित भूभाग से। ठीक है, अर्जित भूभाग से। ये 5 प्रकार हैं जिनसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और अर्जित भूभाग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसके अंतर्गत है, 18 से 22 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, 19 से 22 के अंतर्गत रखा गया है। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी कितनी स्वतंत्रता हैं, 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये 6 स्वतंत्रताएं मुख्य रूप से आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को संविधान के भाग 3 का अपवाद माना जाता है। किस अनुच्छेद को संविधान के भाग 3 का अपवाद माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 को संविधान के भाग 3 का अपवाद माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो 33 है, 33 के अनुसार यदि संघ चाहे तो इंटेलिजेंस, पुलिस, आर्मी इनके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है और इसके खिलाफ वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि हमारे आम जनता के पक्ष में क्या है कि हमारे मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो आर्टिकल 33 है उसे क्या माना जाता है, संविधान के भाग 3 का अपवाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जिसने कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की, तो वो प्रथम राज्य है कौन सा, गोवा। गोवा क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन, नया राष्ट्रपति कितने माह में चुनना पड़ता है। ठीक है, यानी किसी भी राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति को कितने समय में चुनना पड़ता है। तो दोस्तों नया राष्ट्रपति कितने समय में चुनना पड़ता है, 6 माह के अंतर्गत चुनना पड़ता है नया राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्या पूछा है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, किसमें पूछ रहा है, लोकसभा में। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 331 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा में क्या कर सकता है, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यहीं पे अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो याद रखना आर्टिकल फिर हो जाएगा आर्टिकल 80 के अनुसार मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। किसके अंतर्गत दी गई है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। और यहीं पे अगर होता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो फिर आंसर हो जाता है 213। याद रखना, देखो 123, इस 2 को आगे ले जाओ, बाकी उसको पीछे ला दो, तो क्या हो जाएगा 213। इसी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल के सारे आर्टिकल एक दूसरे के आगे पीछे का अंतर है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। अच्छा, उपराष्ट्रपति की, किस उपराष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, जो कृष्णकांत थे, कृष्णकांत वो उपराष्ट्रपति थे जिनकी क्या हुई थी, कार्यकाल के दौरान सर्वप्रथम मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, लेकिन प्रथम पूर्ण जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पूर्ण और प्रथम, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया, उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया? ठीक है, क्या पूछा वो, भारत में कुल कितने व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया? व्यक्ति पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो याद रखना भारत में कुल 7 व्यक्तियों ने क्या किया? उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। कितने व्यक्तियों ने? 7 व्यक्तियों ने। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने अभी तक, तो 6 उप प्रधानमंत्री बने थे। एक बार 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, जिसके कारण इनकी संख्या क्या हो गई? 7 थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने, तो वो भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के टाइम पे 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। और जो अंतिम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी जी थे। कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार 15% लोग मंत्री बनाए जाएंगे? क्या पूछा? किस संविधान संशोधन के अनुसार 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं? ठीक है, तो वो संविधान संशोधन है कौन सा? 91वें संविधान संशोधन। यानी 91वें संविधान संशोधन के अनुसार कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं? 15%। और संख्या पूछे तो 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो अगर पूछा जाए तो 2003 के अनुसार। किसके अनुसार? 2003 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सामान्य विधेयक को कितने समय रोक सकता है? ठीक है, जो राज्यसभा है वो किसी भी सामान्य विधेयक, कुछ नहीं है, सामान्य विधेयक पूछ रहा। ठीक है, सामान्य विधेयक को कितने समय रोक सकता है? तो दोस्तों कोई राज्य, भारत की राज्यसभा है, उसे सामान्य विधेयक रोकने का अधिकार है। कितने महीने? 6 माह। 6 माह के बाद वो स्वतः ही क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मितव्ययी समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? जो मितव्ययिता समिति है, मितव्ययी समिति के नाम से जो जाना जाता है, किस समिति को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति को क्या जाना जाता है? मितव्ययी समिति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्राक्कलन समिति को। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। दोस्तों अगर आप यहां तक देख रहे हो तो क्वेश्चन बड़ा लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष 65 साल होता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या चाहे 6 वर्ष पूरे पहले हो या 65 साल पूरे हो, वो क्या उसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष व 65 साल होता है। किसका? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? यानी अनुच्छेद पूछ रहा है वो। तो दोस्तों जो संविधान के भाग 6 में कहां से कहां तक हैं? 152 से 236 तक हैं। ठीक है, 152 से 236 तक क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद हैं। और अगर आप यहां तक जो भी देख रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं, अगर आप तैयारी कर रहे हो कि संविधान का जो भाग 6 है उसमें किसका वर्णन है? संविधान के भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, संविधान के भाग 6 में क्या है? किसका वर्णन किया गया है? अगला क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल पूछ रहा है, विधान परिषद पूछ रहा है, मैं कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों याद रखना, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो यानी विधानसभा, किसी भी राज्य में जो विधानसभा है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो सदस्य संख्या होनी चाहिए 60। और अगर पूछी जाए विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। यानी 60 से 500 के बीच सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या है। यानी वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं।
और दोस्तों याद रखना, जो 25वां उच्च न्यायालय है, सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय पूछे तो अमरावती उच्च न्यायालय है। कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय है और सबसे नया उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।